प्रॉफिट एनालिसिस। अच्छा जी, सवाल जो है सीवीपी एनालिसिस या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस के बारे में है। और बड़ा तवज्जो से आपने जो है वो ध्यान से इस वीडियो को देखना है, सुनना है, समझना है। फिर बाद में आप लोगों को ये पीडीएफ फाइल से आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं। देखिए, सवाल लिखता है ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड AIL मैन्युफैक्चर्स ऑटो स्पेयर पार्ट्स। करंटली इट इज ऑपरेटिंग एट 70% कैपेसिटी। कंपनी अभी 70% कैपेसिटी पर काम कर रही है, यानी कि अपनी 100% या फुल कैपेसिटी पर काम नहीं कर रही। सर, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पर कंपनी जो है ना, उसमें सलाहियत है 10 घंटे काम करने की, यानी कि एक दिन में फैक्ट्री को 10 घंटे में चला सकता हूँ। ये इसकी 100% कैपेसिटी है। एक कंपनी में सलाहियत है कि मैं उसको 100% कैपेसिटी पर चला सकता हूँ, दिन रात चला सकता हूँ, या 10 घंटे दिन में चला सकता हूँ। लेकिन फिलहाल 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 मैं सिर्फ और सिर्फ उसको 7 आवर्स चला रहा हूँ, 7 घंटे चला रहा हूँ। यानी कि जितना मैं चला सकता हूँ उसके 70% पर काम कर रहा हूँ। या मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो दिन में 10 घंटे काम कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ 7 घंटे काम कर रहा है। यानी कि जितना वो टोटल काम कर सकता है उसका 70% काम कर रहा है। तो लिखा हुआ है ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड AIL मैन्युफैक्चर्स ऑटो स्पेयर पार्ट्स। कंपनी ऑटो स्पेयर पार्ट्स बनाती है। करंटली इट इज ऑपरेटिंग एट 70% कैपेसिटी। कंपनी 70% कैपेसिटी पर काम कर रही है। 100 यूनिट्स बना सकती है तो सिर्फ 70 बना रही है। 10 घंटे काम कर सकती है तो सिर्फ 7 घंटे कर रही है। या 100 घंटे काम कर सकती है तो सिर्फ 70 घंटे काम कर रही है, यानी कि फुल काम नहीं कर रही। एट दिस लेवल द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। 70% कैपेसिटी पर कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई है। ब्रेक इवन सेल्स ₹125 मिलियन। कंपनी का ब्रेक इवन सेल्स जो है ना, उसका अमाउंट 125 मिलियन दिया हुआ है। यानी कि कंपनी जब 125 मिलियन रुपए की सेल्स करती है, तब कंपनी को ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। ये नो प्रॉफिट नो लॉस वाली सिचुएशन है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ₹25 मिलियन। सर, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने बहुत बार डिस्कस किया है। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि आपकी जो एक्चुअल सेल्स की वैल्यू है वो ब्रेक इवन से कितना आगे है। आपकी एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू से कितना आगे है। क्योंकि यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी और ब्रेक इवन सेल्स दोनों रुपीज में दिए हुए, यानी कि करेंसी में दिए हुए, यूनिट्स में नहीं दिए हुए। और हम एक फॉर्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस का जानते हैं, वो है मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस कभी भी कैलकुलेट किया जाए, जैसे कि यहाँ पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस है, तो वो होगा एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास इस पर्टिकुलर सवाल में मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी दिया हुआ है और ब्रेक इवन सेल्स की वैल्यू भी दी हुई है। तो अगर मुझे एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू निकालना हो, यानी कि कंपनी का अभी एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू कितना है, तो वो बड़े आसानी से आ सकता है। इसलिए क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू 125 दिया हुआ है और आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25 दिया हुआ है। अब ये जब ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू माइनस का 125 जो है वो सीधे हाथ से उल्टे हाथ पर जाएगा, तो 25 में ऐड हो जाएगा। इसका मतलब कंपनी का अभी करंटली 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 कंपनी का जो एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू है वो 150 मिलियन है। कंपनी का करंट जो सेल्स रेवेन्यू है वो 150 मिलियन है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीस कैसे निकलता है? एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू में से ब्रेक इवन सेल्स रेवेन्यू को माइनस कर कर। अब आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 25, आपको ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू दिया हुआ है 125। तो एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू आप कैलकुलेट कर सकते हो। जब राइट साइड पर आएगा, लेफ्ट साइड से 125 माइनस का, तो वो 25 में ऐड होगा और 150 हो जाएगा। फिर कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल्स 20%, ये भी दिया हुआ। अच्छा, हम आगे नहीं बढ़ते हैं, हम आहिस्ता आहिस्ता सोच सोच कर कोई सवाल अगर करेंगे तो हमारे लिए बड़ा बेनिफिशियल होगा। हम एक काम करते हैं कि यहाँ तक जो हमने इंफॉर्मेशन पढ़ी है ना, इससे हम कोशिश करते हैं कि कंपनी का क्या हम करंट जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो बना सकते हैं या नहीं।
अच्छा, अगर हम रिक्वायरमेंट देखें तो उसमें एक रिक्वायरमेंट ये भी है, प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट्स अंडर अंडर करंट एंड प्रोपोज्ड सिनेरियोज। तो उसने बोला है कि प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ करंट सिनेरियो के हिसाब से, अभी कैसा नजर आना चाहिए, और प्रोपोज्ड सिनेरियो के हिसाब से, तो हमारा काम भी साथ साथ हो जाएगा। देखिए, अगर मैं अपने पास प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाऊंगा करंट वाला, मौजूदा, है ना, करंट, तो करंट वाला प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाने के लिए सबसे पहले सेल्स रेवेन्यू आएगा। सेल्स रेवेन्यू तो आपने नीचे भी कैलकुलेट किया, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू ऐड कर दो, तो 150 मिलियन करंट कंपनी का सेल्स रेवेन्यू है। ये सारी की सारी वर्किंग मैं मिलियंस में कर रहा हूँ, ये जितनी भी वर्किंग्स में कर रहा हूँ ये रुपीज इन मिलियन में कर रहा हूँ, तो टॉप पर मैं रुपीज इन मिलियन लिख देता हूँ, मिलियन में कर रहा हूँ सारी वर्किंग, है ना। अच्छा जी सर, उसके बाद, अच्छा उसके बाद एक और काम करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट लिखते हैं। अच्छा देखो, कंपनी का अगर सी एस रेशियो 20% है, अब ये बातें ऐसी हैं जो पिछले वीडियो लेक्चर्स में भी मैंने कवर करी है। अगर कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल्स रेशियो 20% है, अगर कंपनी का सी एस रेशियो 20% है, अगर कंपनी का कंट्रीब्यूशन मार्जिन टू सेल्स रेशियो 20% है, तो कंपनी का जो वी एस रेशियो होगा, वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो होगा, वो कितना होगा, वो 80% होगा। कंपनी का जो वी एस रेशियो यानी कि वेरिएबल कॉस्ट टू सेल्स रेशियो होगा, वो 80% होगा, क्योंकि सी एस रेशियो और वी एस रेशियो को ऐड करते हैं तो 100% बनता है। और अगर हम सेल्स रेवेन्यू को वी एस रेशियो से मल्टीप्लाई करते हैं तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है, यानी कि कंपनी की जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो 150 का 80%, कंपनी की जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो 150 का 80% होगी, कंपनी की जो वेरिएबल कॉस्ट होगी वो 150 का 80% होगी। 150 का अगर मैं 80% ले लूं तो 120 आता है, 120 आ जाता है। तो अगर 150 की सेल्स रेवेन्यू की वैल्यू है, वेरिएबल कॉस्ट 120 है, तो कंपनी की जो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू होगी अभी, कंपनी की जो कंट्रीब्यूशन की वैल्यू होगी अभी, वो 150 में से 120 माइनस कर दो, 30 मिलियन रुपए होगी। या आप ऐसा भी कर सकते थे, आप ऐसा भी कर सकते थे कि 150 का 20% ले लो, आप ऐसा भी कर सकते थे, आप 150 का 20% ले लो, तो भी आपके पास 30 मिलियन की कंट्रीब्यूशन आ जाती। प्रॉफिट पर पहुंचने के लिए इसमें से फिक्स कॉस्ट को किया जाता है माइनस, फिक्स कॉस्ट को माइनस किया जाता है। अच्छा, मैं एक एडिशनल काम भी करता हूँ, वो करने की जरूरत नहीं है, करने की जरूरत नहीं है, सवाल ने पूछा नहीं है, लेकिन एक एडिशनल काम भी करता हूँ, वो ये करता हूँ कि यार कंपनी के ब्रेक इवन पॉइंट पर कंपनी के हिसाब किताब कैसे नजर आ रहे होते हैं, क्योंकि हम सीख रहे हैं ना, तो सीखने में अगर एक एडिशनल चीज करनी पड़े तो कोई मसले की बात नहीं है, सवाल में आप एग्जाम में ना करिएगा। ब्रेक इवन पॉइंट का अगर मैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता कैसा बनता बताओ, सेल्स रेवेन्यू कितना लिखता, सर सेल्स रेवेन्यू ब्रेक इवन पॉइंट पर कंपनी का 125 मिलियन है, 125 लिख देते। और सर वी एस रेशो सी एस रेशो दिया हुआ है, तो 125 का आप 80% ले लेते, 125 का जब आप 80% लेते तो कंपनी की वेरिएबल कॉस्ट आ जाती। 125 का 80 मिलियन कितना बनता है भाई, 80% कितना बनता है, 100, बच कितना जाता है, 25, 25 क्या होता है, कंपनी की कंट्रीब्यूशन होती। क्या मैं समझा पा रहा हूँ, क्या आपको समझ आ रहा है यहाँ तक। अच्छा, ये 25 क्या किसी और तरह से आ सकता था, हाँ ऐसे भी आ सकता था कि आप 125 को 20% से मल्टीप्लाई कर देते, 125 को 20% से मल्टीप्लाई कर देते, अगर आप 125 को 20% से मल्टीप्लाई करते तो भी यही 25 आता। ठीक है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ब्रेक इवन पॉइंट पर, ब्रेक इवन पॉइंट पर फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, ब्रेक इवन पॉइंट पर फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन दोनों एक दूसरे के क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका मतलब सर, ब्रेक इवन पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन आपकी 25 आ रही है ना, तो फिक्स कॉस्ट भी 25 होती, और फिक्स कॉस्ट भी 25 होती, तो कंपनी का प्रॉफिट या लॉस में से कुछ भी नहीं होता, नो प्रॉफिट नो लॉस होता। बात समझे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ब्रेक इवन पॉइंट पर अगर कंपनी की फिक्स कॉस्ट 25 है, ब्रेक इवन पॉइंट पर अगर कंपनी की फिक्स कॉस्ट 25 है, ब्रेक इवन पॉइंट पर अगर कंपनी की फिक्स कॉस्ट 25 है,
तो ये करंट लेवल वाला जो पीएनएल मैं बना रहा हूँ रेड कलर से, इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? ये जो करंट में पीएनएल बना रहा हूँ रेड कलर से, इसकी फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? इसकी भी 25 होगी। ऐसा क्यों? क्या इसकी भी फिक्स कॉस्ट 25 ही होगी? हाँ सर, फिक्स कॉस्ट तो वो कॉस्ट होती है जो लेवल ऑफ एक्टिविटी के साथ चेंज नहीं होती है। आपने यूनिट ज्यादा बेचे, सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, मान लिया। आपने यूनिट ज्यादा बेचे, वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हुई, मान लिया। आपने यूनिट ज्यादा बेचे, कंट्रीब्यूशन इंक्रीज हुई, मान लिया। लेकिन सर फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही रहती जितनी ब्रेक इवन पॉइंट पर है। फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही रहती जितनी ब्रेक इवन पॉइंट पर है। तो 25 ही होती ना सर। फिक्स कॉस्ट में इजाफा थोड़ी होता है। इसका मतलब करंटली कंपनी 5 मिलियन का प्रॉफिट कमा रही है। इसका मतलब करंटली कंपनी 5 मिलियन का प्रॉफिट कमा रही है। ये कंपनी का करंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो आपने बनाना था। बात समझ में आ गई? अच्छा सर, अगर मैं ब्रेक इवन पॉइंट जो ग्रीन ग्रीन कलर से आपने वर्किंग्स करी हैं, ब्रेक इवन पॉइंट वाली जो ग्रीन ग्रीन कलर से आपने वर्किंग्स करी हैं, जो ग्रीन ग्रीन कलर से ब्रेक इवन पॉइंट वाली वर्किंग्स आपने करी हैं, अगर हम वो नहीं करते तो हमें फिक्स कॉस्ट कैसे पता चलती? अगर मैं ग्रीन ग्रीन कलर वाली वर्किंग नहीं करता, क्योंकि ये तो सवाल की रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, और सिर्फ करंट लेवल वाली वर्किंग करता, तो मुझे आखिर फिक्स कॉस्ट कैसे पता चलती? तो मुझे अपनी अकल का इस्तेमाल करना पड़ता। और मेरी अकल ये कहती कि देखो, ब्रेक इवन पॉइंट पर सेल्स रेवेन्यू 125 है, सी एस रेशो 20% है। तो इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन होगी 125 का 20%, यानी कि 25। और जितनी ब्रेक इवन पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन होगी उतनी ही फिक्स कॉस्ट होगी। जितनी ही ब्रेक इवन पॉइंट पर कंट्रीब्यूशन होगी उतनी ही फिक्स कॉस्ट होगी। तो 25 आ जाता। डन है, क्लियर है, ओके है? आगे बढ़ूं? ये कंपनी का करंट सिनेरियो है। देखो, आपके पास जो पहला पार्ट था उसमें लिखा हुआ था प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट्स अंडर करंट एंड प्रोपोज्ड सिनेरियोज। तो जो करंट सिनेरियोज के हिसाब से चीजें होनी चाहिए, करंट सिनेरियो के हिसाब से जो चीजें होनी चाहिए वो मैंने यहाँ पर कर दी। और ये इसमें कोई मुश्किल बात नहीं थी। अगर आपने सारे पिछले लेक्चर सीक्वेंस में कवर करें तो आपको इसमें कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम प्रोपोज्ड, यानी कि जो चेंजेस बताए हैं, प्रोपोज्ड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा होगा उस पर आ जाते हैं। लिखा हुआ है AIL इज प्लानिंग टू इंक्रीज द कैपेसिटी यूटिलाइजेशन थ्रू द फॉलोइंग मेजर्स। कंपनी अब अपनी कैपेसिटी को यूटिलाइज करना चाहती है। देखो ना, हमने ये देखा कि कंपनी 10 घंटे काम कर सकती है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ 7 घंटे काम हो रहा है। शायद काम कम है, शायद कोई और रीजन है। तो ये बोलता है कि भाई अब हम कोशिश ये करेंगे कि कंपनी की जो स्पेयर कैपेसिटी है ना वो भी यूटिलाइज हो जाए। यानी कि अभी जो कंपनी 70% कैपेसिटी पर काम कर रही है, किसी तरह से इसको तब्दील करा जाए, इसको इंक्रीज करा जाए। या अगर कंपनी अभी 70 यूनिट्स बना रही है और 100 बना सकती है तो 100 क्यों ना बनाकर बेचें। तो बोलते हैं सेलिंग प्राइसेस वुड बी रिड्यूस बाय 5%। सेलिंग प्राइसेस को 5% से करा जाएगा, रिड्यूस, कम करा जाएगा। which is expected to increase sales volume by 30%। इससे सेल्स का वॉल्यूम 30% इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। सेलिंग प्राइस विल बी रिड्यूस बाय 5%। सेलिंग प्राइस को मैं 5% से कम कर दूंगा, जिसकी वजह से सेल्स का जो वॉल्यूम है वो 30% से इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर मुझे ये चेंजेस अकाउंट फॉर करने हैं ना, इसकी लॉजिक, इसकी रीजन बहुत बार मैं पल्ले में दिमाग में डाल चुका हूं। यहां पर मैं डायरेक्ट काम करता हूँ। डायरेक्ट काम क्या? जिस तरह से पेपर में करोगे, क्या करोगे भाई? करंट सेल्स रेवेन्यू कितना है? 150। बताओ 150 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 150 को किस किस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा? कौन कौन से फैक्टर से मल्टीप्लाई करूंगा? उसकी रीजन मैं बिल्कुल दे चुका हूँ। बहुत सारे पिछले लेसन ऐसे हैं जिसमें सवाल सॉल्व करते करते मैंने वजह बताई कि भाई क्यों किससे मल्टीप्लाई करेंगे। आप मुझे यहाँ पर डायरेक्टली बताओ क्या करें। हाँ जी।
150 को किससे मल्टीप्लाई करें? सेलिंग प्राइस सर 5% कम हो रही है ना, सेलिंग प्राइस 5% कम हो रही है। सेलिंग प्राइस अगर 5% से कम हो रही है तो एक तो उसका इम्पैक्ट लेना, इसीलिए आप 150 को किससे मल्टीप्लाई करना बताओ। ये जो प्राइस रिड्यूस हुई है इसका इम्पैक्ट लेने के लिए किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे? ये जो प्राइस रिड्यूस हो रही है इस चीज का इम्पैक्ट लेने के लिए किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे सर? 0.95 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब कोई चीज रिड्यूस हो रही होती है तो 1 माइनस जो परसेंटेज है 0.95 से मल्टीप्लाई करेंगे, और वॉल्यूम 30% से इंक्रीज हो रहा है उसके लिए 1.3 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी लॉजिक कोई हजार बार पिछले लेसन में दे चुका हूं, वीडियोस को अच्छे से देखा करो और कॉपी करा करो प्लीज। तो आपका नया वाला सेल्स रेवेन्यू जो है ना वो 185.25 आएगा, 185.25 आएगा। आपकी सेलिंग प्राइस 5% से कम हुई है और आपके यूनिट्स 30% से इंक्रीज हुए हैं। सीक्वेंस में लेक्चर देखो 1000 बार, कुछ सवाल हैं उसमें मैंने इस तरह की बहुत सारी वर्किंग जो है वो आपके साथ करी हैं। तो 185.25 आंसर आएगा। सर इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा दें, पूरा ना करवाएं, हम मेहनती हैं, हम पिछले लेसन आपके देख लेंगे। थोड़ा सा तो रिवाइज करवा देता हूँ। लेट से सेलिंग प्राइस और सेल्स वॉल्यूम लिखता हूँ, लेट से, और ये सेल्स रेवेन्यू है। लेट से आप 100 रुपए की एक चीज बेचते हो, आप 100 रुपए की एक चीज बेचते हो और 100 चीजें बेचते हो, 100 रुपए की एक चीज बेचते हो और 100 चीजें बेचते हो, तो आपका सेल्स रेवेन्यू कितना होगा सर? 10,000 हो जाएगा, 4 0 आएंगे ना। अब मैंने सेलिंग प्राइस 5% कम कर दी, सेलिंग प्राइस 5% कम कर दी, सेलिंग प्राइस 5% कम कर दी, यानी कि 95 कर दी। और जो सेल्स का वॉल्यूम है वो 30% से बढ़ गया, जो सेल्स का वॉल्यूम है वो 30% से बढ़ गया, 100 चीजें थी अब 130 हो गई। तो मेरा सेल्स रेवेन्यू कितना हो जाएगा? 95 इंटू 130, 95 इंटू 130 यानी कि 12,350, 12,350। समझ में आ रही है बात? अगर सेलिंग प्राइस 5% से कम हुई तो 100 वाली चीज 95 की हो गई, सेल्स वॉल्यूम 30% से इंक्रीज हुआ तो 100 यूनिट्स पहले बेच रहा था अब 130 यूनिट्स बेच रहा हूं। सर इससे इस पे डायरेक्ट आना होता तो आ सकते थे, जी हाँ। आप 10,000 को पहली चीज सेलिंग प्राइस 5% से कम हो रही है तो 10,000 को 0.95 से मल्टीप्लाई करो, और यूनिट्स 30% से इंक्रीज हो रहे हो तो 1.3 से मल्टीप्लाई करो, देखो आप इधर ही पहुंचोगे। 10,000 मल्टीप्लाइड बाई 0.95 मल्टीप्लाइड बाई 1.3, 12,350। ज्यादा डिटेल्स में मैं बार बार नहीं जा सकता हर सवाल में, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि पिछले सवालात में ये कॉन्सेप्ट्स मैंने कवर करे हैं कि सेलिंग प्राइस कवर हो तो सेल्स कम हो तो क्या होगा, इंक्रीज हो तो क्या होगा, वॉल्यूम में चेंज हो तो क्या होगा। आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि जितनी भी सीक्वेंस में क्लासेस हैं सीक्वेंस में कवर करो, आप इस चीज पर ग्रिप हासिल कर लोगे। तो जनाब आपके पास 12,350 का सेल्स रेवेन्यू आएगा, ये मैंने एक मिसाल दी है। सर ये अमाउंट सवाल में कहाँ है बेटा? ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल का मतलब मिसाल होता है, मिसाल का मतलब कि ये सवाल की वैल्यूज नहीं है, ये तुम्हें समझाने के लिए इस डब्बे में काम किया गया था, इसका सवाल से कोई लेना देना नहीं है। इस सवाल में तो पिछला सेल्स रेवेन्यू 150 था, सेलिंग प्राइस का इम्पैक्ट लेने के लिए 0.95 से मल्टीप्लाई किया और यूनिट्स का इम्पैक्ट लेने के लिए 1.3 से मल्टीप्लाई किया और नई वैल्यू आ गई 185.25। क्या ये बात पल्ले पड़ती है, समझ आती है, दिमाग में जाती है? तो ये आपने पहला जो आपका पॉइंट था, पहला जो आपका पॉइंट था उसको आपने केटर कर लिया। ठीक है जी, पहला जो पॉइंट था ना आपका उसको आपने यहाँ पर केटर कर लिया। अच्छा अब आ जाते हैं वेरिएबल कॉस्ट पर। देखें एक पॉइंट नंबर 3 वेरिएबल कॉस्ट के बारे में जो लिखा हुआ है ना, वो लिखा हुआ है एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, ज्यादा चीजें बनाने की वजह से, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, ज्यादा चीजें बनाने की वजह से, इकोनॉमीज ऑफ स्केल विल रिड्यूस द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बाय 10%। जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है। अच्छा अब यहाँ पर बच्चे क्या गलती करते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ना उसमें डिफरेंस पड़ते ही नहीं है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। वो कह रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10% से कम होगी, एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट 10% से कम होगी।
बोलते हैं क्योंकि आप चीजें ज्यादा बना रहे हो, चीजें ज्यादा बना रहे हो, चीजें ज्यादा बना रहे हो, ज्यादा चीजें बना रहे हो ना। क्यों ज्यादा चीजें बना रही है, कैसे पता चला? ऊपर लिखा हुआ था इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम बाय 30%। 30% चीजें ज्यादा बना रहा हूं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से 10% से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में कमी आ रही है, डिक्रीज आ रहा है। समझ आ रहा है कुछ तुम लोगों को या नहीं आता समझ? समझ गए हो? अब जरा इसकी भी एक एग्जाम्पल पहले करता हूँ, इसकी भी एक एग्जाम्पल करता हूँ मैं, ठीक है ना? देखो एक और एग्जाम्पल करते हैं, जरा गौर से सुनना। एक और एग्जाम्पल करते हैं, जरा गौर से सुनना। लेट से मैं यहाँ पे लिखता हूँ वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, और यहाँ पर मैं सेल्स वॉल्यूम या नंबर ऑफ यूनिट्स लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ टोटल वेरिएबल कॉस्ट। लेट से एक कंपनी है, एक कंपनी है, उसकी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है ना वो 100 रुपए। एक कंपनी है, उसकी जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 100 रुपए, और उसका जो सेल्स का वॉल्यूम है ना वो भी 100 है। उसका जो सेल्स का वॉल्यूम है ना वो भी 100 है। तो इसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? इसकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगी 10,000। अब मुझे एक बात बताओ, अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10% से कम हो जाए, अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट पर यूनिट 10% से कम हो जाए तो नई वाली वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? न्यू वाली वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? हाँ जी। अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10% से कम हो जाती है, अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10% से कम हो जाती है, अभी 100 रुपए, 100 रुपए अगर 10% से कम हो जाते हैं, 100 रुपए अगर 10% से कम हो जाते हैं, तो बेटा 100 को अगर 10% से कम करूंगा कितना बचेगा? 90। अच्छा, अगर यूनिट्स 30% से बढ़ जाते हैं, अगर यूनिट्स 30% से बढ़ जाते हैं, पहले 100 थे, पहले 100 थे, 30% से इंक्रीज हो जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 130 हो जाएंगे, 130 हो जाएंगे। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 90 हो जाएगी, अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 90 हो जाएगी और यूनिट्स 130 हो जाएंगे, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट 11,700 हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? देखो अगर नंबर ऑफ यूनिट जो है वो 30% से इंक्रीज हो जाए, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10% से डिक्रीज हो जाए, तो नई वाली वेरिएबल कॉस्ट 11,700 हो जाएगी। इस पर हम ऐसे भी पहुंच सकते थे, पुरानी वाली टोटल वेरिएबल कॉस्ट, पुरानी वाली टोटल वेरिएबल कॉस्ट, पुरानी वाली टोटल वेरिएबल कॉस्ट, पुरानी वाली टोटल वेरिएबल कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाई 0.9 मल्टीप्लाइड बाई 1.3। चेक करो, इससे भी 11,700 आता है। अगर मैं 10,000 या पुरानी वाली वेरिएबल कॉस्ट पिक करूं, अगर मैं 10,000 या पुरानी वाली टोटल वेरिएबल कॉस्ट पिक करूं, उसको 0.9 से और उसको 1.3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 11,700 यानी कि न्यू वाली मेरी जो वेरिएबल कॉस्ट है, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, वो आ जाती है। ऐसा है? ठीक है। अगर मैं अगर मैं पुरानी वाली टोटल वेरिएबल कॉस्ट को 0.9 से मल्टीप्लाई करूं, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10% से कम हुई है। ये वाले मल्टीप्लिकेशन क्यों है? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10% से कम हुई है। और ये वाली मल्टीप्लिकेशन क्यों है? क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स 30% से इंक्रीज हुए हैं, तो नई वाली टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आपके पास पुरानी वाली वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? यहाँ पर आपके पास पुरानी वाली वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? ऊपर करंट सिचुएशन में अगर मैं अपना करंट करंट सिनेरियो देखता हूँ तो 120 है, 120 है। एक तो आपने इम्पैक्ट लेना है कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10% से कम हो गई है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10% से कम होने का इम्पैक्ट लेने के लिए 0.9 से मल्टीप्लाई कर दो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10% के कम होने के लिए 0.9 से मल्टीप्लाई कर दो। और यूनिट्स के लिए वेरिएबल को यूनिट्स के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज हुए हैं, तो उसके लिए 1.3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 120 इंटू 0.9 इंटू 1.3, यह आपका बन जाता है 140.4, 140.4। और ऐसा करने से आपकी आ जाती है न्यू वाली कंट्रीब्यूशन। ऐसा करने से आपकी नई वाली कंट्रीब्यूशन आ जाती है
क्योंकि बीच वाला क्लॉज फिक्स कॉस्ट के बराबर बारे में था, क्या था वो मैं डिस्कस करता हूँ। पहला क्लॉज सेल्स रेवेन्यू के बारे में था, आखिरी वेरिएबल कॉस्ट के बारे में था। और अब 185.25 में से हम माइनस कर देते हैं 140.4। 140.4 माइनस किया तो 44.85 बचता है। 44.85 बच जाता है, ये आपकी कंट्रीब्यूशन है। कंट्रीब्यूशन में से आप माइनस कर दोगे कंपनी की फिक्स कॉस्ट को, कंट्रीब्यूशन में से आप माइनस कर दोगे कंपनी की फिक्स्ड कॉस्ट को। कंट्रीब्यूशन में से अगर मैं फिक्स कॉस्ट को माइनस करता हूँ, अब फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? फिक्स कॉस्ट पहले कितनी थी? फिक्स कॉस्ट पहले कितनी थी सर? पहले 25 थी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? पॉइंट नंबर 2 में लिखा हुआ है इंक्रीज इन सेल्स। सेल्स में इंक्रीज आया है, will require additional investment of rupees 40 million in distribution vehicle and working capital। सेल्स में क्योंकि इंक्रीज आया है, सेल्स का वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ज्यादा चीजें बिक रही हैं, तो उसकी वजह से 40 मिलियन रुपयों का 40 मिलियन रुपए डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल और वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। क्या इन्वेस्टमेंट हमारा एक्सपेंस होता है? नहीं, इन्वेस्टमेंट हमारा एक्सपेंस नहीं होता है। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट हमारा एक्सपेंस नहीं होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं कोई डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल खरीद रहा हूं या मैं वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, वर्किंग कैपिटल यानी कि करंट एसेट्स, तो डबल एंट्री क्या पास होगी? मिसाल के तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल खरीदी 30 मिलियन की, तो डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। ये मेरा नॉन करंट एसेट है, ये मेरा नॉन करंट एसेट है। इसकी डेप्रिसिएशन मेरे लिए एक्सपेंस है, ये इटसेल्फ एक्सपेंस थोड़ी है। इसी तरह से वर्किंग कैपिटल का मतलब है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री परचेज कर ली तुमने 8 मिलियन की, बैंक क्रेडिट कर दिया, ये मेरा करंट एसेट है, एक्सपेंस नहीं है बेटा। इसी तरह से तुम जब बिजनेस ज्यादा कर रहे थे तो तुम्हारे डेटर्स भी इंक्रीज हो गए, ठीक है ना। डेटर्स 2 मिलियन से डेबिट, सेल्स क्रेडिट या जो भी है XYZ। तो बेटा देखो, इसने ये कहा कि क्योंकि सेल्स इंक्रीज हो रही है तो ज्यादा पैसा चाहिए होगा बिजनेस चलाने के लिए। छोटा रेस्टोरेंट था तुम्हारे गली के कोने पे, अब तुम डाइन इन, टेक अवे, डिलीवरी और एक बड़ा सिटिंग एरिया के साथ रेस्टोरेंट खोलना चाह रहे हो, तो ज्यादा पैसा चाहिए होगा ना। सर ज्यादा पैसा लगाया तो एक्सपेंस हो गया ना? नहीं यार, एक्सपेंस नहीं होता। तुमने एक दुकान खरीदी है, वो दुकान तुम्हारा एक्सपेंस थोड़ी है बेटा। हाँ, उसकी डेप्रिसिएशन, या अगर उसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी, या अगर उसमें पानी का बिल, गैस का बिल, ये आपका एक्सपेंस होता है। आपने अगर व्हीकल खरीदी है तो वो व्हीकल पहले कैपिटलाइज होती है बुक्स में एज अ नॉन करंट एसेट, उसकी डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है। तो वो ये कहते हैं कि इंक्रीजिंग सेल्स विल रिक्वायर एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹40 मिलियन इन डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल एंड वर्किंग कैपिटल। आपको 40 मिलियन रुपयों की जरूरत होगी जो आप अपने बिजनेस में लगाओगे। The additional funds would be arranged through a long-term loan at a cost of 15% per annum। और ये पैसा तुम लोन के थ्रू अरेंज करोगे, ये पैसा तुम लोन के थ्रू अरेंज करोगे, जहां से तुम लोन लोगे वहां पर तुम्हें 15% का इस पर इंटरेस्ट देना होगा। जाहिर है मैं कहीं से पैसा लेकर आऊंगा ना, मैं लोगों को बोलूंगा भाई मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे उधार चाहिए। यानी कि तुम यूं समझ लो, एक एक आसान सी चीज करता हूँ, समझ लो 40 मिलियन की डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल खरीदनी थी। पहले तुम बैंक के पास गए, बैंक को बोला 40 मिलियन का लोन दो, उन्होंने बोला ठीक है आपको 40 मिलियन का लोन दिया, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ और बैंक लोन क्रेडिट हुआ। फिर आपने डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल खरीदी, डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल डेबिट और बैंक अकाउंट क्रेडिट। तो इफेक्टिवली जो 40 मिलियन लोन से आए, उस 40 मिलियन से व्हीकल खरीद ली। अब आपके पास बुक्स पे लाइबिलिटी आ गई 40 मिलियन की लोन की, और डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल आ गई नॉन करंट एसेट पे जिससे आप अपना बिजनेस करोगे। तो ये जो लोन आपने लिया है इस पर इंटरेस्ट देना है आपने। इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है। सर वेरिएबल है या फिक्स्ड है? बेटा जनरली फिक्स्ड होता है ना, पर एनम लिखा। ऐसा तो नहीं है ना कि ज्यादा चीजें बिकेंगी ज्यादा इंटरेस्ट, कम चीजें बिकेंगी कम इंटरेस्ट। तो इसका मतलब ये हो गया कि 40 मिलियन का 15%, 40 मिलियन का 15%, अच्छा 40 मिलियन का 15% वैसे बनता कितना? ये बन जाता 8। 8 मिलियन रुपए का मेरा एक इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा। उसके बाद एक और चीज लिखता है डेप्रिसिएशन ऑन डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स विल बी ₹5 मिलियन।
जो तुमने डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल्स खरीदी है उसकी 1 साल की डेप्रिसिएशन 5 मिलियन होगी। हाँ, डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस है। आप जब कोई मोटर व्हीकल खरीद रहे हो फिर उसको डेप्रिशिएट करोगे ना, तो वो जो डेप्रिसिएशन है उसकी एंट्री क्या पास होती है? उसकी एंट्री पास होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट 5 मिलियन। और आप डिस्ट्रीब्यूशन व्हीकल को या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, ये आपके मुख्तलिफ अकाउंट के नाम है, इनको क्रेडिट कर दोगे 5 मिलियन से। ये आपका एक्सपेंस है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे जो न्यू वाले एक्सपेंसेस हो गए वो 25 + 8 + 5, यानी कि ये हो गए 38। ठीक है जी, 1 मिनट रुकना। 40 का, सॉरी, 15%। 40 का 15% 6 बनता है। 6 + 5 + 25, 36 मिलियन, सॉरी 36 मिलियन। फिक्स कॉस्ट आपकी 36 मिलियन होगी। समझ में आ रहा है सबको? और फिर आप अपने नए प्रॉफिट पर आ जाओ। ठीक है जी, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन है? 44.85 माइनस 36, यह आ जाता है आपका 8.85। 8.85 मिलियन का आपका प्रॉफिट आ रहा है। प्यारे बच्चों, समझ में आया? 8.85 मिलियन का नया वाला प्रॉफिट है। तो पार्टी क्या बोलता था? पार्टी बोलता था प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट्स अंडर करंट एंड प्रोपोज्ड सिनेरियोज। मौजूदा और प्रोपोज्ड यानी कि चेंजेस वाले सिनेरियो में पीएनएल बनाओ, दोनों बना दिए। एक ये रहा, एक ये रहा। कंप्यूट द ब्रेक इवन सेल्स एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी आफ्टर टेकिंग द अबव मेजर्स। यानी कि नया वाला ब्रेक इवन सेल्स बताओ और मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताओ। अच्छा, ब्रेक इवन इन सेल्स कैलकुलेट करने के लिए हमें सीएस रेशो चाहिए होता है। सीएस रेशो के लिए कंट्रीब्यूशन को यानी कि 44.85 को डिवाइड कर दो आप नए वाले सेल्स रेवेन्यू से, यानी कि 185.25 से। और आप ये देख लो कि भाई आपका जो सीएस रेशो बनता है, आपका जो सीएस रेशो बनता है वो कितना है? 44.85 डिवाइडेड बाई 185.25 इंटू 100, ये बनता है 24.21%। 24.21% बनता। अच्छा, ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू। ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करने के लिए मुख्तलिफ फॉर्मूले पढ़े। एक पढ़ा हमने कि हम फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे किससे? सी एस रेशो से। तो जनाब आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो 36 है, सी एस रेशो जो है वो 24.21% है। तो 36 को आप डिवाइड कर दो 24.21%, तो ये आ जाता है आपका 148.698 या 148.7 के लो। आपका ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू आता है 148.7 मिलियन का। अच्छा, फिर आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का सेल्स रेवेन्यू चाहिए। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो सेल्स रेवेन्यू होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो सेल्स रेवेन्यू होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का जो सेल्स रेवेन्यू होगा वो होगा एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू माइनस ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू। एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू कितना है? एक्चुअल सेल्स रेवेन्यू 185.25। ब्रेक इवन पॉइंट का सेल्स रेवेन्यू है 148.7। ठीक है जी, तो 185.25 माइनस 148.7, ये आ जाता है आपका 36.55 मिलियन। 36.55 मिलियन। जनाब, ये आपकी पूरी कहानी हुई। पार्ट ए और पार्ट बी मुकम्मल हुआ। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि मैक्सिमम चीज़ें जो मैं आपको समझा सकूं इस सवाल से रेलेवेंट वो बताऊं। और उम्मीद करता हूं कि आपको चीज़ें समझ आई होंगी। आप दोबारा से इसको लाजमी सुन सुन कर, पढ़ पढ़ कर, समझ समझ कर करोगे।